हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज से हम मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ऑन कंप्यूटर फॉर जो आपका सुपरवाइज़र का पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है एंड पटवारी का पोस्ट है। इन तीनों का एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, हो सकता है नेक्स्ट महीने से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हों। तो हम एक मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपके साथ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे ऑन कंप्यूटर। जितने भी टॉपिक्स आपके मेंशन है सिलेबस में उन सबको हम कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। तो जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर ऑल दीज पोस्ट्स, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is Analytical engine first fully automatic calculating machine was developed by। हमें बताना है कि जो एनालिटिकल इंजन है, जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन फुल्ली कैलकुलेटिंग मशीन थी, उसको डेवलप किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए इज़ चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी इज़ ब्लेस पास्कल, ऑप्शन नंबर सी इज़ लेबनीज, ऑप्शन नंबर डी इज़ जॉन वॉन न्यूमैन। आपको पता ही है जो चार्ल्स बेबेज हैं उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है और इसी ने जो है एनालिटिकल इंजन जो है डेवलप किया था। सो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब हम इन ऑप्शंस को भी देखेंगे। ब्लेज पास्कल जो है उसने पास्कलाइन मशीन इन्वेंट की थी, दैट वाज द फर्स्ट एडिंग मशीन। तो ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं एंड इट वाज इन 1642 की इसने पास्कलाइन डेवलप किया था। उसके बाद लेबनीज जो है ये एक जर्मन फिलासफर थे, मैथमेटिशियन थे, तो इसका कंप्यूटर के साथ उतना वास्ता नहीं है। उसके बाद है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन जो है ये इन्वर्टर थे एडसैक के। एडसैक जो है फर्स्ट कंप्यूटर था, इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट प्रोवाइडेड एज द स्टोरेज। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट प्रोवाइडेड द स्टोरेज कैपेसिटी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एडसैक। 1949 में जॉन वॉन न्यूमैन ने इसको डेवलप किया था। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। During second generation, the size of computers was decreased by replacing vacuum tubes by। हमें बताना है कि जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थी उनमें से उनको जो है द साइज ऑफ कंप्यूटर, उनका साइज जो है डिक्रीज किया गया एज कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उनका जो साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसके बाद क्या यूज़ किया गया कि सेकंड जनरेशन का जो साइज़ था वो कम था एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। ऑप्शन नंबर ए इज़ आईसीज, ऑप्शन नंबर बी इज़ सेमीकंडक्टर्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन नंबर डी इज़ माइक्रो प्रोसेसर्स। आपको पता ही होगा इंटीग्रेटेड सर्किट जो हैं ये थर्ड जनरेशन में यूज़ किए गए थे, और जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये फोर्थ जनरेशन में यूज़ किए गए थे एज स्टोरेज डिवाइसेस। और फिफ्थ जनरेशन में आपको पता ही है, फिफ्थ जनरेशन में फिर ऑप्टिकल डिस्क्स वगैरह का यूज़ किया गया स्टोरेज डिवाइसेस के लिए। ट्रांजिस्टर जो हैं इट वाज द सेकंड जनरेशन जिसमें ये एज स्विचिंग डिवाइसेस यूज़ किए गए थे बाय रिप्लेसिंग द वैक्यूम ट्यूब्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है, ट्रांजिस्टर्स। सो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था जिससे जो है साइज़ बहुत कम हो गया एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। अब माइक्रो प्रोसेसर जो है ये फोर्थ जनरेशन में यूज़ किए गए थे एज स्विचिंग डिवाइसेस। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वो हमें कमेंट सेक्शन में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बताएंगे कि आपकी कितने क्वेश्चंस ठीक होंगे, तो इससे जो है आपकी नॉलेज का आपको पता चलेगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एन ईमेल फैसिलिटी अमंग द होस्ट। हमें बताना है इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो प्रोवाइड करता है ईमेल फैसिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इज़ पॉप, ऑप्शन नंबर बी इज़ SMTP, ऑप्शन नंबर सी इज़ RMAP, ऑप्शन नंबर डी इज़ MIME। जो पॉप है इसका जो
फुल फॉर्म है दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये अलो करती है यूज़र्स को, ये प्रोटोकॉल जो है ये अलो करता है यूज़र्स को टू डाउनलोड ईमेल्स फ्रॉम द क्लाइंट। यानी जब आप ईमेल में डाउनलोड करते हो, ईमेल में जो है जब आप ईमेल वगैरह को डाउनलोड करते हैं तो ये सारा काम जो है यही करता है पॉप। उसके बाद है SMTP, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये इसका फुल फॉर्म है। यही प्रोटोकॉल जो है ये यूज़ होता है फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। और इसका जो करेक्ट आंसर है यही है SMTP। अब हम इन दो ऑप्शंस को भी देखेंगे। IMAP, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एक्सेस प्रोटोकॉल इसका जो फंक्शन, ये भी ईमेल में ही यूज़ होता है, इसका फंक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है। पॉप थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है जैसे पॉप का होता है। उसके बाद है MIME। MIME इज़ मल्टी पर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये भी जो है ये ईमेल में ही, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू ईमेल्स। और कभी कभी इनका जो फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बार देखा गया है SMTP का फुल फॉर्म पूछा जाता है या पॉप का फुल फॉर्म। सो ये जो है ये एक ही क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। फुल फॉर्म आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, सो इसको भी आप याद रखिएगा। एक तो इनका काम क्या है, दूसरा इनका फुल फॉर्म भी ज़रूर याद रखिएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर ए इज डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी इज डेजीवेल प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इज लेजर प्रिंटर। पहले हम देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। एक्चुअली जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें जो इसमें क्या होता है, पेपर को स्ट्राइक किया जाता है, पेपर को जो है यानी पेपर के साथ डायरेक्टली टच होता है। आप लोगों ने देखा होगा टाइप राइटर जो है दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। आप देख रहे हो जो रिबन होता है जिस पे लेटर बना के होता है वो डायरेक्टली जो है हिट करता है किसको, पेपर को। पहले वो इंक में जाता है, उसके बाद जो है वो डायरेक्टली हिट करता है। जब आप की को स्ट्राइक करते हो वो डायरेक्टली हिट करता है किसको, पेपर को, यानी डायरेक्ट कंटैक्ट होता है पेपर के साथ। इन सारे प्रिंटर्स को जो है इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स ये भी एक क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें जो हो इसमें 1 कैरेक्टर एट ए टाइम लिखा जाता है। अपने रेलवेज़ वगैरह जो टिकट वगैरह देते हैं उनमें जो टेक्स्ट लिख के होता है दैट इज़ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ करके होता है। इसी तरह डेजीवेल प्रिंटर इट इज़ ऑल्सो एन व्हाट वी कैन से इम्पैक्ट प्रिंटर। बोथ एंड भी ये दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर। सो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है बोथ एंड भी। अब लेज़र प्रिंटर क्या है, लेज़र प्रिंटर जो है ये इट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी प्रिंटर है। ये हाईएस्ट क्वालिटी देता है टेक्स्ट एंड इमेजेस की। ये लेज़र बीम, इसमें जो है लेज़र बीम का यूज़ होता है, लेज़र बीम का यूज़ होता है ऑन फोटो सेंसिटिव सरफेस प्रिंटिंग के लिए। सो इस वाले इन प्रिंटर्स को नॉन इम्पैक्ट कहा जाता है, नॉन इम्पैक्ट। इनको जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इट, उसको आप देख लीजिएगा कि इम्पैक्ट में कौन कौन से आते हैं और नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से आते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है कंप्यूटर का जिसको हम टच और फील कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी इज हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी इज प्रोग्राम्स, ऑप्शन नंबर डी इज आउटपुट। आपको पता ही होगा कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम टच नहीं कर सकते, वन कांट टच, ठीक है। जैसे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आपका वर्ड होता है, एक्सेल होता है, वो जो है वो सॉफ्ट में होता है, सॉफ्ट कॉपी में होता है, उसको आप टच नहीं कर सकते, उस सबको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। उसके बाद हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको हम टच कर सकते हैं।
जैसे आपका कीबोर्ड है, जैसे आपका सीपीयू है, जैसे आपका माउस है। सो ऑल दीज आर, या मॉनिटर है आपका, ऑल दीज आर व्हाट वी कैन से द हार्डवेयर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है, जिसको हम टच और फील कर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम्स जो है, प्रोग्राम्स होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आउटपुट जो है आपको पता ही होगा, आउटपुट क्या होता है, जो रिजल्ट देता है। जब आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वहाँ से जो रिजल्ट आता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। हमें बताना है कि इनमें से जो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए इज माउस, ये एक इनपुट डिवाइस है बिल्कुल, जिसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। कीबोर्ड जो है बिल्कुल एक इनपुट डिवाइस है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो है 104 कीज़ होती है, और मैक्सिमम जो है कीबोर्ड कौन सा यूज़ होता है, KWERTY, ये वाला कीबोर्ड यूज़ होता है। स्कैनर जो है इट इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, ये आपका जो फिज़िकल इनपुट होता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मॉनिटर जो है ये आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस। सो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इनपुट डिवाइस का। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। मॉनिटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पहले हमें देखना है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल होता है, और जो है इसको कोई भी इंस्पेक्ट या एनहेंस और मॉडिफाई कर सकता है। इस सोर्स कोड को कोई भी अपने हिसाब से एनहेंस, इंस्पेक्ट या मॉडिफाई कर सकता है। उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर A is Mozilla Firefox, ऑप्शन नंबर B is LibreOffice, ऑप्शन नंबर C is MediaWiki, ऑप्शन नंबर D is Linux। यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हुआ है, इसका जो ऑप्शन है ऑल दीज और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसको आप करेक्ट कीजिएगा। इसमें अगर आप ई ऑप्शन डालेंगे, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सारे जो हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं। मोजिला फायरफॉक्स आपको पता है ये एक ब्राउज़र है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस एक ऑफिस सूट है। मीडिया विकी जो है इट इज़ द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारा विकीपीडिया होता है। लिनक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको यहाँ पे याद रखना है देयर आर, ये क्वेश्चन जो है अक्सर जेके भी पूछता है कि इनमें से हमें बताए कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एक तो ये हो गए, आप रखोगे यार GIMP जिप, VLC मीडिया, लिनक्स तो ऑलरेडी आ गया, ब्लेंडर, ठीक है, पाइथन। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। UBUNT यूबंटो या नेटबीन्स हैं, बट वी कैन से नोटपैड प्लस प्लस है, नोटपैड प्लस प्लस है। ऑल दीज आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। सो कभी कभी JKSSRB में ये क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो इनके अलावा ये सारे जो हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको भी याद रखना है, साथ साथ में इन चारों ऑप्शंस को भी याद करना है। सो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज FAT स्टैंड फॉर। ये एब्रीविएशन बेस्ड क्वेश्चन है। JKSSRB में आप देख सकते हो प्रीवियस पेपर्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ फाइल फॉर्मेट एट्रीब्यूट, ऑप्शन नंबर बी इज़ फॉन्ट एलोकेशन ट्री, ऑप्शन नंबर सी इज़ फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन नंबर डी इज़ फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, फाइल एलोकेशन टेबल विल बी द करेक्ट आंसर। फैट मीन्स फाइल एलोकेशन टेबल। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 it is the option C, that is the correct answer. Let us move to the next question.
विच शॉर्टकट की इंसर्ट से न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। जब आप पीपीटी में काम कर रहे होते हैं, हमें बताना है कि कौन सा शॉर्टकट की जो है यूज़ किया जाता है एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन नंबर बी इज़ कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन नंबर सी इज़ कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन नंबर डी इज़ कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई जो है इसका यूज़ होता है रिडू के लिए, ठीक है। कोई भी एक्शन आपको दोबारा से करनी हो तो ये ऑप्शन यूज़ होता है, कंट्रोल प्लस वाई यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस एस जो है ये शॉर्टकट की है फॉर सेविंग ए डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस एन जो है अगर आपको एक नई प्रेजेंटेशन ओपन करनी है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एन यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एम जो है ये पीपीटी में किस लिए यूज़ होता है, एक न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंट्रोल प्लस एम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question, this is the last question of this mock test. What is the column limit in MS Excel 2019? हमें बताना है कि कॉलम लिमिट क्या होता है MS Excel 2019 में। ऑप्शन नंबर ए इज 256, ऑप्शन नंबर बी इज 65536 यानी 65,536, ऑप्शन नंबर सी 16,386, ऑप्शन नंबर 4 इज 1,48,576। अब मैं आपको बताऊंगा, एक तो 2003 एंड 2007 वर्जन ऑनवर्ड्स। आपको याद रखना है कि जो 2003 तक वर्जन था उसमें 256 कॉलम्स होते थे MS एक्सेल में और 65,536 रोज़ हुआ करते थे। उसके बाद 2007 ऑनवर्ड जो हैं MS एक्सेल में जो है 16,384 कॉलम्स आ गए और 1,048576 यानी 1,48,576 जो है रोज़ हैं, जिसमें करंटली आप अभी देख सकते हो जो 2019 या 21 का MS एक्सेल है। तो इसमें जो है अगर आप चेक करोगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो है 1,48,576 और कॉलम्स कितने हैं 16,384। इतने कॉलम्स होते हैं MS एक्सेल 2019 में। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़, हमें बताना है कॉलम लिमिट क्या होता है, दैट इज़ 16,384। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस मॉक टेस्ट। आई होप जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में हमें बताए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।